दोस्तों सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का पेपर को करने वाले हैं। ये पेपर आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पेपर को आप बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए और इस पेपर को हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन में बताने वाले हैं और ये पेपर आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट। चलिए पहला क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी, बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिटेल में करेंगे। तो आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा था। और वहीं पर बात करें तो यहाँ पर अकबरनामा भी किसने लिखा था? तो अकबरनामा भी देखिएगा, अकबरनामा भी किसने लिखा था? तो अकबरनामा भी अबुल फजल ने लिखा था। इस बात को याद रखिएगा। और अकबरनामा कितने खंडों में बटा था? तो 3 खंडों में विभाजित है। और अकबरनामा का ही तीसरा खंड क्या है? तो अकबरनामा का ही तीसरा खंड है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी है, आइन ए अकबरी, ये बात को आप याद रखिएगा। और आइन ए अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये भी आप याद रखिएगा, आइन ए अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। जैसे अकबरनामा का लेखक अबुल फजल है और अकबरनामा कितने खंड में है? तो 3 खंड में है। देखिए पहला खंड में जो बताया गया है अकबर के पूर्वज के बारे में, दूसरा खंड में जो बताया गया अकबर के शासनकाल को, और तीसरा जो खंड है ये आपका आइन ए अकबरी है, आइन ए अकबरी। और आइन ए अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत के किसानों को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया करते थे? रैयत का, या देखिए मुजरियान का, या असामी का, या इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर जो है इनमें से सभी ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन जो है, 18वीं सदी में बंगाल जमींदारों द्वारा दस्तखत सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी जजमानी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? तो स्यूरगल कहलाता था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा लगभग 17वीं शताब्दी से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ को लिखा? तो गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। और पूछेगा गुलबदन बेगम क्या थी? तो ये एक लेखिका थी। ये क्या थी? लेखिका, लेखिका। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर है बाबरनामा। तो ये बताइए बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबरनामा बाबर ने ही लिखा था, तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? देखिए अगला ही क्वेश्चन है, तो ये तुर्की भाषा में। और मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तो मुगल वंश की स्थापना जो किया था वो बाबर ने किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने किया। बाबर का जन्म जो हुआ वो फरगाना में हुआ था। और बाबर का जो जन्म हुआ था वो आपका 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। देखिए बाबर ने जो, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान ही बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका 1526 में हुआ, 1526 में। वही दूसरा अगर आपसे पूछे दूसरा पानीपत का युद्ध, तो आपको याद रखना है 1556, 1556। और तीसरा पानीपत का युद्ध पूछा जाएगा आपसे, तो आपको बोलना है 1761। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। और बाबर के जो पुत्र हुए वो हुमायूं हुए, है ना। कौन हुए? हुमायूं। और हुमायूं का जो पुत्र था वो कौन था? तो अकबर था। अकबर, अकबर था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? अकबर। तो इस बात को भी याद रखिएगा आप, है ना। और यहीं पर देखिए बाबर ने कुल 5 युद्ध किए, वह सॉरी 4 युद्ध। तो उसका ट्रिक है आपको
जैसे आप ट्रिक याद रखिएगा, पानी पिया खाना खाया, खाना खाया फिर घर गया, खाना खाया घर गया मर गया, खाना खाया फिर घर गया फिर मर गया। ये आप याद रखिएगा, तो इससे आपको याद रहेगा पूरा। देखिए कैसे कैसे याद रखिए। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानी पिया में हो जाएगा पानीपत का युद्ध। खानवा यानी कि खानवा का युद्ध हो जाएगा आपका, पानी पिया खाना खाया। फिर घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध, वह सॉरी चाय पिया ना, चंदेरी का, पानी पिया खाना खाया चाय पिया घर गया मर गया, तो चंदेरी का युद्ध। उसके बाद हो जाए, उसके बाद घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 याद रखिएगा, खानवा का युद्ध 1527 याद रखिएगा, और चंदेरी का युद्ध 1528 याद रखिएगा, और घाघरा का युद्ध 1529 याद रखिएगा, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीतल जो है जीतल किस धातु का बना सिक्का था? तो जीतल जो है आपका तांबा का बना सिक्का था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हरा दिया था, और इस लड़ाई का जो नेतृत्व है दूसरी लड़ाई का पानीपत का, वो कौन कर रहे थे? तो अकबर के जो संरक्षक थे उनका नाम क्या था? बैरम खां। तो इस बात को आप याद रखिएगा, अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खां। तो बैरम खां ने ये पूरा युद्ध को मतलब एकत्रित किया था, और इस युद्ध में बैरम खां ने ही इसे देखिएगा हेमू को पराजित करके और हेमू को अकबर को दे दिया, और अकबर ने इसे हराया। तो इसलिए ये बोला जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो आपको बोलना है हेमू को हराया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पुरी जगन्नाथ मंदिर किस देवता की पूजा होती है? तो बताइए पुरी जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? कृष्ण, बलराम या सुभद्रा या सभी? क्या हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नैनार किस देवी देवता की उपासना करते हैं? तो नैनार जो करते हैं वो आपका शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और यहाँ पर नैनार की संख्या है वो 63 मानी जाती है, तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा। नैनार की एक महिला संत है कराईकल, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। जो बात बता रहे ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अलवाड़ महिला संत की। तो अलवाड़ संतों की संख्या 12 मानी जाती है। अलवाड़ संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। और अलवाड़ संत जो है ये विष्णु के उपासक थी। और अलवाड़ में एक ही महिला का नाम आप याद रख लीजिएगा, अंडाल। अंडाल, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? अप्पार ने, सुंदरार ने, या कराईकल अम्मायर ने, या बासवन्ना? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बासवन्ना ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अलवाड़ संतों की रचना है? तो एक ही याद रखिएगा, नलियारा दिव्य प्रबंधम। ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फारस आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? वो पारसिक बोला जाता था। फारस आने वाले मुसलमानों को क्या बोला जाता था? पारसिक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो ये तो काफ़ी आसान है, आप बता दीजिएगा, दिल्ली। क्या बताइएगा? दिल्ली। अगर यहीं पर आपको शेख सलीम चिश्ती पूछेगा तो अजमेर बताइएगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह तो अजमेर, ये बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन सिख देव के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर, और सिख के 9वें गुरु का नाम है गुरु तेग बहादुर, और प्रथम गुरु का नाम है गुरु नानक, और अंतिम और 10वां गुरु का नाम क्या है? तो 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था पटना में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए, वीर शैव परंपरा के वाचन किस भाषा में रचित है? तो कन्नड़ भाषा हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन क्या है? गलत है, कन्नड़ भाषा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं?
तो देखिए बीजक में भी है और कबीर से संकलित दोहा जो है आपका कबीर ग्रंथावली में भी मिलता है और आदि ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहब में संकलित है? तो बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, वहाँ गवर्नर जनरल कौन थे? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहीं पर हो जाएगा आंसर। चलिए, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी के लिए किया गया था। चलिए इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ? ये आपका 1784 में पारित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो ये एक चिकित्सक थे। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 से 56 में हुआ था और ये संथाल विद्रोह के जो प्रणेता थे वो सिद्धो और कान्हो थे। सिद्धो और कान्हो थे। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इनके जो भूमि दिया गया था उसी भूमि का नाम क्या था? दामिन इको। क्या नाम था? दामिन इको। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, दामिन इको क्या था? एक भूभाग था। तो ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, अंग्रेजों ने दामिनी को किस जनजाति को बसाया था? तो संथालों को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। रैयतबाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतबाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जो है वो किसान होता था। और रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो देखिएगा वो आपका कौन लागू किया था? तो उसका नाम था हेनरी रीड और मुनरो। हेनरी रीड और मुनरो नाम था। इस बात को याद रखिएगा आप, हेनरी रीड और मुनरो। चलिए, 10 मई 1857 को सिपाही ने कहाँ विद्रोह कर दिया? तो आपको याद रखना है, मेरठ में विद्रोह कर दिया। और ये मतलब ये कहाँ से केंद्रित हुआ था? ये मतलब ये विद्रोह कहाँ केंद्रित हुआ? तो देखिएगा, केंद्र में जो मतलब दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत को जो उस समय जो शासक था वो था बहादुर शाह जफर। और इसी ने इस क्रांति का, इस विद्रोह का नेतृत्व किया, बहादुर शाह जफर ने। और बहादुर शाह जफर को ही देखिएगा पकड़ करके, देखिएगा यहाँ पर पकड़ करके बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से, और बहादुर शाह को पकड़ कर क्या किया गया? तो देखिएगा रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून। इस बात को याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था इसको? तो कुशासन के आरोप में, कुशासन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है? तो अवध को ही बोला जाता है बंगाल आर्मी का पौधशाला। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही बंगाल जो लोग थे वो सब इसके बारे में हो जाएगा। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया वो धातु क्या था? तांबा। क्या था? तांबा। इस बात को याद रखिए। और मानव द्वारा पहला बनाया गया पालतू जानवर क्या है? तो आप ये भी याद रखिएगा, पहला पालतू जानवर बनाया गया था क्या? कुत्ता को बनाया गया है। किसको बनाया गया? कुत्ता को। और पहला जो ये इन्होंने जो पहला जो औजार का यूज किया उसका नाम था कुल्हाड़ी। किसका? पहला जो औजार का यूज किया उसका नाम है कुल्हाड़ी। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोतुघोई घई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो वो आपका अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो आपका लोथल से मिला। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका और लोथल जो है आपका वो कहाँ स्थित है? इस बात को याद रखिएगा, गुजरात में। बनावली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और सोतुघोई कहाँ स्थित है? तो आपका अफगानिस्तान में स्थित है। ये भी हमने आपको बताया। चलिए ये सब याद रखिएगा। चलिए, मासोपोटामिया के लेख में लूहा किसे कहा गया है? बहरीन या ओमान या मिस्र या हड़प्पाई क्षेत्र? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड़प्पाई क्षेत्र। चलिए अगला, फायांस से बने लघु पात्र जो संभव सुगंधित द्रव्य पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले हैं?
तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? तो खुदाई का आरंभ कब हुआ? 1955 में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पद की संख्या कितनी है? तो जैन और बौद्ध ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या जो है वो आपका 16 है। और सबसे शक्तिशाली महाजन पद भी आप याद रख लीजिएगा। सबसे शक्तिशाली महाजन पद अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे शक्तिशाली महाजन पद क्या है, तो सबसे शक्तिशाली महाजन पद है वो है आपका मगध। मगध, और मगध का राजधानी कहाँ है? तो आप ये भी याद रखिएगा, राजगृह। क्या याद रखिएगा? राजगृह या गिरिव्रज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य साम्राज्य के देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद कौन आ जाते हैं? तो उसके बाद आएगा बिंदुसार। क्या आ जाएगा आपका? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आपका आ जाएगा क्या? अशोक आ जाएगा। तो ये बात भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो देखिए यहाँ पर पूछा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय, है ना, यानी कि जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रहा था उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो आपका जॉन मार्शल थे। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धम्म महामात्र का कार्य क्या कार्य था? धम्म महामात्र का क्या कार्य था? धर्म का प्रचार करना, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसलिए देखिएगा जो आपका अशोक रहते हैं, अशोक देखिएगा वो क्या करते हैं कि अपने पुत्र और पुत्री को क्या करते हैं? वो श्रीलंका भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका में, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ये भी आप याद रखिएगा। कलिंग के युद्ध के दौरान ही, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो कलिंग का युद्ध आपका कब हुआ बताइए? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को आप याद करिएगा, 261 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन जो है वो उसकी स्थापना 1900 कब हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946। और कैबिनेट मिशन के योजना के जो अध्यक्ष थे उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। चलिए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। और भारत की आज़ादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली नाम था, क्लीमेंट एटली। इस बात को आप ये क्लीमेंट एटली, एटली याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था संविधान सभा का गठन। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अस्थाई कौन थे अस्थाई अध्यक्ष, तो ये थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई, तो अस्थाई हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो थे आपका श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी थे। चलिए जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया? तो इन्होंने कानून जो बनाया वो 1829 ईस्वी में बनाया। 1829 से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया? तो रंगून निर्वासित कर दिया। इस बात को आप याद रखिएगा। द क्लीमेंस ऑफ कैनिंग क्या था? ये आपका कार्टून था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संग्राम बोला? तो वो आपका वीडी सावरकर ने बोला था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1858 में पील कमीशन का उद्देश्य क्या था? सेना का पुनर्गठन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरण हुआ? 1912 में। और 1911 में ये घोषणा हुआ था। 1912 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1911 में घोषणा हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है आपका मद्रास यानी कि चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुई? इंडो सारा सैनिक शैली। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है आपका वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1911 में हुआ था इस डेट को। और इंडिया गेट का अगर निर्माण पूछे आपसे, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1931 ईस्वी में। इस बात को आपको याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया गेट की बात करें तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपका मुंबई में स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में नियमित यानी कि दशकीय जनगणना बोला है। देखिए दशकीय हो जाएगा तो 1881 किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय हुआ? लॉर्ड रिपन के समय। और सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो पूछेगा भारत में पहली बार जनगणना, तो आपको बोलना 1872 में। और पहली बार दशकीय जनगणना 1881 में। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में। ये भी आप याद रखिएगा। तो 1915 में गांधी जी जो है भारत आ गए थे। चलिए, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का काल क्या है? 2री शताब्दी ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों एक श्रेणी मिलता है वो कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किन भाषा में साहित्य लिखा? प्राकृत या संस्कृत या तमिल या सभी? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और गौतम बुद्ध का जो जन्म देखिएगा वो आपका नेपाल में हुआ। नेपाल में कपिल वस्तु, नेपाल लुम्बिनी है ना। तो लुम्बिनी याद रखिएगा, कपिल वस्तु है ना। तो ये आप याद रखिएगा जरूर। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। और गौतम बुद्ध जो है वो आपका किस धर्म की स्थापना किया? तो बौद्ध धर्म की। पूछेगा आपके एग्जाम में कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? तो आप क्या बताइएगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो है आपका गौतम बुद्ध ने किया था। और ये भी बताइएगा। और बौद्ध संगीति कुल कितनी बौद्ध संगीति हुई? यानी जब गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण हो जाता है, गौतम बुद्ध एक और बात याद रखिएगा यहाँ पर, जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उसके अनुयायियों ने 4 बार क्या हुआ? बौद्ध संगीति बुलाई। तो ये आप याद रखिएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के राजकाल में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो आपका हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और दूसरा की बात करें तो दूसरा था अजीतनाथ। दूसरा का नाम क्या है? तो दूसरा है आपका अजीतनाथ, दूसरा। और तीसरा की बात करें, अगर आपसे एग्जाम में तीसरा पूछ ले तो तीसरा है आपका संभवनाथ। क्या है? संभवनाथ, तिरसा तीर्थंकर। और पार्श्वनाथ जो है वो आपका
23वें तीर्थंकर हो जाएंगे, 23वें तीर्थंकर। और 24वें कौन है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो आपका थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के कैमा तीर्थंकर पूछा गया आपसे एग्जाम में, प्रथम, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलबरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी लाया, तो वो आपका हो जाएगा सुल्तान महमूद, सुल्तान महमूद। चलिए रिहिला के लेखक कौन है, तो रिहिला के लेखक कौन है, इब्न बतूता, इब्न बतूता ऑप्शन नंबर, या इसको किताब और रिहिला भी बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। फ्रांसवा बर्नियर क्या थे बताइए, चिकित्सक थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, सभी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा, वो आपका फ्रांसवा बर्नियर ने बोला था। चलिए गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। और जो चंपारण आंदोलन था वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में। ये मतलब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये किसके अनुरोध पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल। इसी को तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है, इसी को क्या बोला गया है, चंपारण सत्याग्रह को ही बोला जाता है तीन कठिया प्रणाली, है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और गांधी जी की कई सारा इम्पोर्टेंट आंदोलन है, वो भी आप अगर आप याद रखना चाहते तो ज़रूर याद रखिए। जैसे असहयोग आंदोलन याद रखिएगा, आपका असहयोग आंदोलन कब से कब चला, तो 1920 से लेकर 1922 तक चला था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन को याद रखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन भी याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो इस डेट को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और ये देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया था। केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस मतलब घटना के बाद, ये किस हत्याकांड के बाद, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया था। और नाइट की उपाधि को किसने त्याग कर दिया था, तो नाइट की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था, इस बात को आप याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, किसकी, हंटर कमीशन का गठन किया गया था, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई, तो ये आपका हो जाएगा 1909। और गांधी जी की पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। जैसे हिंद स्वराज याद रखिएगा आप, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। दूसरा आप याद रखिएगा हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका याद रखिएगा, ये भी इन्हीं की रचना है। और तीसरा याद रखिएगा आप माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, और ये गुजराती भाषा में लिखा गया है, इस बात को याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, तो गांधी जी द्वारा पहला शुरू किया गया जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और साइमन कमीशन का जो गठन हुआ वो आपका 1927 में हुआ। और ये साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये भारत आया 1928 में। जब ये भारत आया तो गो साइमन बैग का नारा लगाया गया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी चार्ज के कारण, लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है इसमें, मृत्यु, तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए गांधी जी एज महात्मा, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक है शाहिद आमीन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमलाधाय चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन के सहयोगी थे, सबने अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो दूसरा में। और देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में, आप याद रखिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, ये 1932 में। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा था, तो ये आप याद रखिएगा। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है आपका ये लंदन में हो रहा था। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया, भाग लिया था, तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता कब हुआ इसको लेकर, तो 1932 में जो है आपका पूना समझौता हुआ। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ ये भी आप बताइए। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो आपका कब हुआ था, 1931 में। गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता बोला गया है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में। आपका राइट आंसर जो है 1942 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता है। विजयनगर साम्राज्य देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था, जिसका ट्रिक हम बता देते हैं, संगम सतुआ। क्या ट्रिक है, संगम सतुआ। अब इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए संगम से क्या हो गया, संगम वंश, पहला वंश था संगम, दूसरा क्या था सालू वंश, दूसरा क्या था सालू, और तीसरा क्या था तुलु वंश, तू से तुलु वंश हो जाएगा, और चौथा क्या था अरविडू वंश। तो ये आप याद रखिएगा। तो पहला राजवंश पूछा है तो संगम। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वो आपका 1336 ईस्वी में किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था, हरिहर और बुक्का। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे, तो ये आपका तुलु वंश के थे। और इन्होंने कई सारे मंदिर का निर्माण किया था, जैसे हजारा मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। और इनके मतलब इन्होंने कई पुस्तक भी लिखा, जैसे इनका एक पुस्तक है अमुक्त मल्याद। अमुक्त मल्याद, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अमुक्त मल्याद के लेखक कौन है, तो राजा कृष्णदेव राय। चलिए अगला, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जो है, या इसको तालीकोटा का युद्ध बोला जाता है, ये कब हुआ था, 1565 में। देखिएगा भारत, यहाँ पर भारत की बात करें तो यहीं पर देखिएगा 2 साम्राज्य था। एक तो यहाँ पर देखिएगा एक नीचे यानी कि ये था विजयनगर, और इसके ऊपर जो था वो बहमनी साम्राज्य था। और बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे उसका नाम था हसन गंगू, जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। किसने किया, हसन गंगू ने किया था। तो इस बात को याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हसन गंगू ने, है ना। और यहीं पर जो बीच वाला जो क्षेत्र था ये काफ़ी उपजाऊ था, और इसीलिए इन दोनों में क्या हुआ करता था, तो लड़ाई हुआ करता था बहुत तगड़ा, है ना। तो इसके कारण जो है यानी कि बीच में दुआब हुआ करता था, और इस दुआब में देखिएगा बहुत ज़्यादा क्या हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा ही फसल उपजाऊ होता था, और इसीलिए युद्ध होता था। देखिएगा तो राक्षसी तागड़ी का जो युद्ध होता है उसमें विजयनगर जो है पराजित हो जाता है, और उसके बाद विजयनगर जो है आपका समाप्त हो जाता है, और इसी के बाद विजयनगर का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी, 1435 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। इस बात को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि उड़ीसा में देखिए इसकी स्थापना जो किया था वो किया था आपका कपिलेंद्र देव। कपिलेंद्र देव, ये बात को भी आप याद रख लीजिएगा, कपिलेंद्र देव ने किया था, है ना। तो ये भी बात आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय कब प्राप्त किया था, तो वो 1510 में। और पुर्तगालियों ने पूछेगा गोवा को कब छोड़ेगा, तो 1561 ईस्वी में। ये बात को आप याद रखिएगा। चलिए, विजयनगर की यात्रा करने वाले अफनासी निकेतन किस देश के व्यापारी थे, तो आप याद रखिएगा ये किस देश के व्यापारी थे, रूस के। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महानवमी डिब्बा क्या था, तो ये आपका हो जाएगा विशालकाय मंच था। यानी कि महानवमी डिब्बा का जो मतलब यूज होता था वो कब होता था, वो आपका मतलब देखिएगा यानी कि नवमी, यानी कि नवमी जो होता है ना, मतलब विजयदशमी बोलते हैं या नवमी बोलते हैं, उस समय इसका यूज होता था, उपयोग होता था। चलिए, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी, तो ये आपका पंपा देवी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर के कुदीरई चेट्टी कौन थी, तो घोड़े के व्यापारी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्याद किस भाषा में लिखी, तो तेलुगु भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरिसेन ने प्रयाग प्रशास्ति की रचना किसकी प्रशंसा पर किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त को ही क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन पूछेगा कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से है, सातवाहन। और सातवाहन
वंश की स्थापना किसने किया था? शिमुक ने किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमिल संगम साहित्य में वेल्लार किसे कहा जाता था? तो बड़े जमींदार को वेल्लार बोला जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, शिल्प उत्पादकों और व्यापारी संघ को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धर्मसूत्र और धर्म शास्त्र में विवाह को मान्यता दिया गया है। तो 8 प्रकार के विवाह को मान्यता दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग भारत कब आया? तो 2री शताब्दी, 5वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी या 8वीं? तो 7वीं शताब्दी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऋग्वेद का संकलन क्या है? तो ऋग्वेद का अगर संकलन पूछा है तो 1500 से 1000। और देखिए ऋग्वेद का संकलन उत्तर वैदिक, ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक, और उत्तर वैदिक पूछेगा उत्तर वैदिक का संकलन तो आपका 1000 से क्या हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से आपका हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 600 ईसा पूर्व। इस बात को याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग थी। तो वो आपका था 400, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है? तो अवंती की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के शासक अपने नाम में कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस 100 क्वेश्चन में अगर आपसे 60-70 क्वेश्चन बन गया है ना, तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 60-70 से कम बना है तो आपको बहुत मेहनत करना है। मेहनत कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।